आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह से आंकड़ों को विभिन्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। हम कैसे आंकड़ों का निरूपण करेंगे। यहाँ पर हमारे पास कुछ छात्रों के नाम हैं और हमें पता है कि इन्होंने इतने अंक प्राप्त किए हैं एक परीक्षा में। आनंद ने 90 अंक प्राप्त किए हैं, संदीप ने 95, ईरा और राम ने 100 अंक हासिल किए हैं और मधु ने 80 अंक प्राप्त किए हैं। अब मैं इस आंकड़े का निरूपण कैसे करूंगी, और ये जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि हालांकि मैंने यहाँ पर संख्यात्मक आंकड़े लिए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आंकड़ों का निरूपण करने के लिए आंकड़े हमेशा संख्यात्मक हो। आंकड़े गुणात्मक भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ, अगर मैं इन छात्रों को कहती हूँ कि जो तुमने अभी परीक्षा ली है, तुम्हें उस परीक्षा का मूल्यांकन करना है और 0 से 5 के बीच में तुम्हें कोई अंक देना है उस परीक्षा की गुणवत्ता पे। अगर तुम 0 देते हो मतलब ये है कि परीक्षा बहुत ही सरल थी, और अगर 5 अंक देते हो तो मतलब है कि परीक्षा बहुत ही कठिन थी। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास आंकड़े आएंगे, जो भी ये छात्र हमें संख्या देंगे, वो हमें परीक्षा की गुणवत्ता दर्शाएगी और वो हमें एक गुणात्मक आंकड़ा देगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हम संख्यात्मक अथवा गुणात्मक किसी प्रकार के भी आंकड़े का निरूपण कर सकते हैं। तो आंकड़ों को दर्शाने का सबसे सरल तरीका होता है एक सारणी द्वारा। यहाँ पे अगर मैं 2 स्तंभ बना लूँ, यहाँ पे मैं एक स्तंभ बनाती हूँ और ये जो पहली वाली पंक्ति है यहाँ छात्रों का नाम आता है, और ये जो दूसरी पंक्ति है यहाँ पर आता है इनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक। तो अब अगर मैं इस सारणी में देखूं तो मुझे किसी भी छात्र के लिए उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का पता चल जाएगा। यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि आनंद ने 90 अंक प्राप्त किए थे, संदीप ने 95, ईरा और राम ने 100 और मधु ने 80। तो यहाँ से बड़ी ही आसानी से इस सारणी में मैं अपने छात्र का नाम देख के उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक का पता लगा सकती हूँ। ये तो एक तरीका हुआ, और दूसरा तरीका आंकड़ों को प्रदर्शित करने का होता है दंडालेख। तो चलिए हम चर्चा करते हैं कि दंडालेख क्या होता है, और इसको समझने के लिए मैं एक क्षैतिज अक्ष बना लेती हूँ और एक ऊर्ध्वाधर अक्ष बना लेती हूँ। यहाँ पर क्षैतिज अक्ष में मैं अपने छात्रों का नाम लिखूंगी और यहाँ ऊर्ध्वाधर अक्ष में मैं इनके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को लिखूंगी। तो चलिए हम अपने इस ऊर्ध्वाधर अक्ष को विभाजित कर लेते हैं अंकों के हिसाब से। ये दर्शाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 अंक को। ठीक है, चलिए अब हम अपने छात्रों के नाम लिख लेते हैं। पहला नाम है आनंद। तो आनंद ने कितने अंक प्राप्त किए थे? आनंद ने 90 अंक प्राप्त किए थे। तो चलिए मैं यहाँ पे अंकों को भी लिख देती हूँ। ये है 20, 40, ये है 60, ये है 80 और ये है 100। अब आनंद ने 90 अंक हासिल किए हैं और 90 अंक आते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष में यहाँ पर। तो मैं 90 अंक के अनुदिश यहाँ पर एक दंड बना लूंगी इस प्रकार से। यहाँ पे एक दंड में बना रही हूँ आनंद के नाम के अनुदिश जो क्षैतिज दिशा में है, और ये दर्शाता है कि आनंद ने 90 अंक प्राप्त किए थे। अब हम संदीप की बात करते हैं। तो संदीप ने कितने अंक प्राप्त किए थे? संदीप ने 95 अंक प्राप्त किए थे, और 95, 90 और 100 के बीच में यहाँ कहीं आएगा। तो ये दर्शाएगा हमारे 95 वाली रेखा को, और यहाँ पर मैं फिर से एक दंड बना लूंगी जो दर्शाएगा संदीप द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को। यहाँ पर मैं बहुत सीधे दंड नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मैं कलम का उपयोग कर रही हूँ, लेकिन अगर आप मापक का प्रयोग करेंगे, आप स्केल अगर यहाँ पर प्रयोग करेंगे, तो आप ऐसे आयताकार दंड बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ईरा की। तो ईरा ने 100 अंक प्राप्त किए हैं और 100 है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं एक दंड बनाऊंगी जो 100 दर्शाएगा। ये दर्शाएगा कि ईरा ने 100 अंक प्राप्त किए हैं। और अब हम बात करेंगे राम की। तो राम ने भी 100 अंक प्राप्त किए हैं, वो भी इस वाले दंड के बिल्कुल ही समान ऊंचाई पे खड़ा होगा। यहाँ पर मैं 100 वाला एक दंड बना देती हूँ। और अंततः हम मधु की बात करते हैं। यहाँ पे मैं मधु का नाम लिख देती हूँ। और मधु ने कितने अंक प्राप्त किए थे? मधु ने प्राप्त किए हैं 80 अंक, और 80 आता है हमारे इस आलेख पर यहाँ पर। तो यहाँ से मैं इसको 80 कह सकती हूँ। और यहाँ पर अगर मैं एक दंड बनाऊँ तो ये दर्शाएगा मधु द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को। तो हम देख सकते हैं कि ये एक तरीका है हमारे इस आंकड़े को दर्शाने का। यहाँ पर हम आयताकार दंडों का प्रयोग करके दर्शा रहे हैं कि किस छात्र ने कितने अंक हासिल किए हैं।
अब अगर मैं आपसे पूछूं कि संदीप ने कितने अंक हासिल किए हैं, तो आप यहाँ पर संदीप का नाम पढ़ेंगे और इस दंड की ऊंचाई देखेंगे जो 95 है और कहेंगे कि संदीप ने 95 अंक प्राप्त किए हैं। आंकड़ों का निरूपण करने के और भी तरीके हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास छात्रों के नाम नहीं है, हमें पता है कि किसी परीक्षा में 5 छात्रों ने इतने अंक प्राप्त किए हैं। किसी परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं 90, 95, 100, 100 एवं 80। तो अब इन आंकड़ों द्वारा जो हमें जानकारी मिल रही है वो यहाँ पर प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार थोड़ी कम है। यहाँ पर हमें कम जानकारी प्राप्त हो रही है इस जानकारी की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर हमें छात्रों के नाम भी पता थे उनके अंकों के साथ, तो हमें ज़्यादा जानकारी मालूम थी। और यहाँ पर हमें सिर्फ ये पता है कि 5 छात्रों ने इतने अंक प्राप्त किए हैं एक परीक्षा में। तो अब अगर मैं इन आंकड़ों को प्रदर्शित करना चाहूँ, यदि मैं इन आंकड़ों का निरूपण करना चाहूँ, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं बारंबारता का उपयोग करूँगी। और चलिए मैं फिर से यहाँ पर एक आलेख बना लेती हूँ इस प्रकार से। ये हो गया मेरा ऊर्ध्वाधर अक्ष और ये हो गया मेरा क्षैतिज अक्ष। और यहाँ पर क्षैतिज अक्ष में छात्रों के नाम के बजाय मैं उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को निरूपित करूँगी। यहाँ पे मैं 80 से शुरू करती हूँ, ये सबसे छोटी संख्या है। 80, 85, 90, 95, 100। तो अब अगर हम अपनी सूची में देखें तो हम देख पाएंगे कि 80 अंक एक छात्र ने प्राप्त किए हैं। तो मैं यहाँ पर एक बिंदु बना लूंगी। यहाँ पर ये जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है ये दर्शाता है कि कितने छात्रों ने 80 अंक प्राप्त किए हैं, ये दर्शाता है संख्या छात्रों की। और 85 अंक कितने छात्रों ने प्राप्त किए? एक भी नहीं, तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। 90 अंक एक छात्र ने प्राप्त किए हैं, तो मैं 90 के ऊपर एक बिंदु बना दूंगी ऐसे, ठीक है। और इसी प्रकार से 95 अंक एक छात्र को मिले थे, तो यहाँ पर 95 के ऊपर भी मैं एक बिंदु बनाऊंगी। और समान रूप से 100 अंक 2 छात्रों ने प्राप्त किए हैं, 2 छात्रों ने प्राप्त किए 100 अंक, तो यहाँ पर मैं 100 के ऊपर 2 बिंदु बना दूंगी इस प्रकार से। और ये बिंदु आलेख हमें दर्शाता है कि कितने छात्रों ने 80 अंक प्राप्त किए हैं, कितनों ने 90 पाए हैं और कितनों ने इसी प्रकार से 95 एवं 100 अंक हासिल किए हैं। तो ये भी एक तरीका है हमारी इस सूची को दर्शाने का। अब चलिए हम इन आंकड़ों का परिसर निकालते हैं। हम निकालेंगे इन आंकड़ों का परिसर, और हम जानते हैं कि परिसर निकालने के लिए मुझे सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या का व्यवकलन करना होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए थे छात्रों ने वो थे 100, और जो सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं वो है 80। तो यहाँ से इस आंकड़े का परिसर होगा 100 ऋण 80 अर्थात 20 के बराबर। और अगर मैं अपने इस दंड आलेख को देखूं तो यहाँ पर जो सबसे ऊंचा दंड है वो 100 पर आता है, यहाँ 100 पर, और जो सबसे नीचा दंड है वो आता है 80 पे। तो इन दोनों के बीच का अंतर हम निकालें तो भी हमें 20 ही प्राप्त होगा। और इस तालिका से भी अगर हम देखें तो जो हमारा सबसे अधिकतम अंक था वो था 100 और जो सबसे छोटा अंक है वो है 80, और इन दोनों का मैं व्यवकलन करूं तो मुझे 20 मिलेगा, जो हमें इस आंकड़े का परिसर दे रहा है। और इसके अलावा अगर मैं पूछूं कि कितने छात्रों ने 100 से कम अंक प्राप्त किए हैं, तो आप क्या कहेंगे? यहाँ से अगर मैं इस आलेख को देखूं तो ये है 100, ये वाला जो निशान है यहाँ 100 है, और इसके पीछे जो भी संख्याएं होंगी इसके बाईं ओर जो भी अंक होंगे वो दर्शाएंगे 100 से कम अंकों को। तो यहाँ से हम देखते हैं एक छात्र ने 95 पाए, एक छात्र ने 90 और एक ने 80। तो मतलब हुआ 1, 2, 3 छात्रों के अंक 100 से कम हैं। और ये चीज अगर हम अपने इस आलेख में देखें तो यहाँ पर कौन से दंड हैं जो 100 से नीचे की ऊंचाई पे हैं? तो ये वाला 100 से नीचे है, ये भी 100 से नीचे है और ये 100 से नीचे है। तो अर्थ हुआ कि यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि 3 छात्रों ने 100 से कम अंक प्राप्त किए हैं। और यही चीज हम अपने इस सारणी से देख के भी कह सकते हैं कि ये 100 से कम है, ये 100 से कम है और ये 100 से कम है। तो यहाँ से 3 छात्रों ने 100 से कम अंक प्राप्त किए हैं। आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे कि तरीका मैं चाहे जो भी इस्तेमाल कर रही हूँ इन आंकड़ों को दर्शाने का, किंतु हमें जो जानकारी प्राप्त हो रही है यहाँ से वो समान है। और किसी भी तरीके से अगर मैं उस जानकारी को प्राप्त करूँ तो मुझे एक ही उत्तर प्राप्त होगा। और या अगर मैं आपसे पूछूं कि इन आंकड़ों में सबसे अधिकतर बार कौन सी संख्या आ रही है, अधिकतर बार कौन सी संख्या आ रही है, तो आपका उत्तर क्या होगा? आप अगर इस सारणी को देखें तो आप कह सकते हैं कि 90 एक बार है, 95 एक बार है
और 100 2 बार है और 80 एक बार है। तो जाहिर सी बात है 100 वाला जो अंक है ये 2 छात्रों ने प्राप्त किया है, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो अधिकतर बार हमें 100 प्राप्त हो रहा है और जो 2 लोगों ने हासिल किया है। और इस आलेख को देख के भी हम यही बात कह सकते हैं, यहाँ पर ये वाला दंड और ये वाला दंड दोनों ही 100 को छू रहे हैं और सबसे ज़्यादा बार यही आ रहे हैं इस आलेख में। और इसी प्रकार से हमारे इस बिंदु आलेख में भी 100 वाली संख्या 2 बार आ रही है और ये सबसे ज़्यादा बार है।